हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 2 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 2 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारी इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है रशिया के द्वारा तमिलनाडु के कुडनकुलम में। तो ये जो परियोजना है, ये भारत और रशिया दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। रशिया की एक कंपनी जिसका नाम है रोसाटम, इसी कंपनी के द्वारा इस कुडनकुलम संयंत्र के लिए टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी और इस संयंत्र में कुल 6 यूनिट है, जिसमें कि प्रत्येक की क्षमता ये है 1000 मेगावाट की। साथ ही ये भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। अब इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में भी आप जान लीजिए। तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है तिरुनेलवेली, इसी का एक शहर है कुडनकुलम, जहाँ इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। अब यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई में ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोला जा रहा है। साथ ही चेन्नई सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं MK स्टालिन। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। 2 इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। M नेत्रा, जिन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। दूसरी महिला का नाम है M वीरलक्ष्मी। M वीरलक्ष्मी जो कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, ये इसी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, ये है नीलगिरी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो ये इसी बिंदु पर मिलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि नीलगिरी ये कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है। मोस्टली तो ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और यदि पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है दो बेटा। साथ ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि सुशासन सूचकांक जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था, इसमें तमिलनाडु ही रहा है टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, अमेरिका में कुछ यहाँ स्थित है येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि अभी हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण चर्चे में रहा है। अब इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हर हफ्ते ऐसा कोई मुद्दा तो ज़रूर आ जाता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होता है। मतलब कि कुछ न कुछ समस्याएं दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही उत्पन्न हो रही है। तो जिस नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ येलो स्टोन नेशनल पार्क, 1950 के बाद इस नेशनल पार्क में जो औसत तापमान है, इसमें 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि ई वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर। दूसरा है कि वृक्षारोपण की नीति पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही रीयूनेबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की यदि हम बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एथेनॉल पॉलिसी पर जोर दिया जा रहा है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है, जबकि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये है राजस्थान। साथ ही हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हाइड्रोजन टास्क फोर्स, इसका भी गठन किया गया है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इसके कारण होने वाले जो नकारात्मक परिणाम हैं पूरी दुनिया में, ये अब दिखना शुरू हो गए हैं और आए दिन हम ऐसे न्यूज़ सुनते भी आ रहे हैं। तो जल्द ही इसके लिए पूरी दुनिया के देशों को अच्छे लेवल पर प्रयास करने होंगे ताकि इस समस्या से निपटा जा सके, वरना मानव जाति संकट में हो सकती है। और आप लोगों के लिए साइंस की ये जो मास्टर PDF लॉन्च की जा रही है, इसमें आप लोगों को 7000 से अधिक साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। और इस PDF को इस पर्पज़ से तैयार किया गया है कि यदि आपके एग्ज़ाम में साइंस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इससे बाहर ना जाने पाए। इस PDF को आप परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो कि ये शिकायत करते हैं कि हमने PDF परचेस की है लेकिन वो PDF हमें मिली नहीं। देखिए, PDF तो सबको मिल जाती है, या तो आपके मेल में सेव होती है, तब भी यदि आपको PDF नहीं मिली है तो आप लोगों को मैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एक हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं
टीम के द्वारा आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। और भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसे भी आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा इस समय में, आप सभी जानते हैं, तो इस मामले में भारत रहा है 10वें स्थान पर। इसका चौथा एडिशन जारी किया गया है और साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर में साइबर सुरक्षा के लिहाज से, मतलब कि दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पहले भारत इसमें बहुत पीछे हुआ करता था। 47वें स्थान पर भारत का नंबर हुआ करता था। तो भारत तो इसमें रहा है 10वें स्थान पर। इसमें टॉप 3 कंट्रीज रही हैं। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूके और सऊदी अरब, और तीसरे स्थान पर रहा है एस्टोनिया। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें, अच्छा भारत किस इंडेक्स में 40वें स्थान पर है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत रहा है 40वें स्थान पर, टॉप पर रहा है अमेरिका। यदि हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें भारत रहा है 94 स्थान पर, टॉप पर इसमें रहा है बेलारूस। यदि हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो इसमें भारत रहा है 142वें स्थान पर और टॉप पर है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की प्रक्रिया हटा दी है? तो ये बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कदम है जो कि उठाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हर राज्य का स्टेट पीसीएस होता है, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश का है एमपी पीएससी, वैसे ही आंध्र प्रदेश पीएससी है। इसमें आप सभी जानते हैं प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि केवल प्री और मेंस को रखा है। इसमें लास्ट में जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होती थी यानी कि साक्षात्कार, इसे हटा दिया गया है। और कुछ लोग तो मेरे जानने में भी हैं कि जिन्होंने प्री निकाला, मेंस निकाला और बीते 2-3 सालों से वो इंटरव्यू में ही अटक जा रहे हैं। मतलब कि इंसान ने इतनी तैयारी की है और इंटरव्यू के कारण उसने जितनी मेहनत की है, ये धरी की धरी रह जाती है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश पीएससी से हटा दिया है। इन्होंने ये ऐलान किया है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ग्रुप 1 सर्विस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, इसमें से किसी में भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, इसके मुख्यमंत्री ये है जगन मोहन रेड्डी, और ये तो जाने ही जाते हैं अपनी योजनाओं के लिए। मतलब कि चुनाव हो या ना हो, इनकी योजनाएं 12 महीने आते रहती हैं। हाल ही में इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश ये फलों के मामले में, मतलब कि फलों के उत्पादन के मामले में टॉप पर रहा है, जबकि सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है वेस्ट बंगाल। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, ये है विशाखापट्टनम। इसी विशाखापट्टनम में भारत का पहला रेलवे फन जोन स्थापित किया गया है। साथ ही इसी विशाखापट्टनम से हाल ही में विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन ये भी चलाई गई थी। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा इसकी आईटी नीति ये जारी कर दी गई है, जो कि 2021 से 24 के लिए लागू की गई है। अगला है, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है गुजरात, जो कि अपने राज्य में जो आंगनबाड़ी बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें यूनिफॉर्म देगा। राज्य में लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को ये यूनिफॉर्म वितरित किए जाएंगे। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। गुजरात की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर, वंसदा, ब्लैक बक मरीन, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं गुजरात में ही। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में ही स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के ही अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। और गुजरात के महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। और साथ ही आप ये भी याद रख सकते हैं, गुजरात का जो भावनगर है, इसी भावनगर में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं।
अमिताभ कांत, ये तीसरी बार है जब इनका कार्यकाल नीति आयोग के सीईओ के रूप में बढ़ाया गया है। मतलब कि अब ये अपने पद पर जून 2022 तक कार्यरत रहेंगे। यदि हम बात करें नीति आयोग की, जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी। ये हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो कि हैं राजीव कुमार, इनका भी कार्यकाल अभी हाल ही में फिर से बढ़ाया गया है। और सीईओ ये तो यही हैं अमिताभ कांत। अच्छा, के वेणुगोपाल, इनका नाम भी अभी चर्चे में है। ये भारत के अटॉर्नी जनरल तो हैं, इनका भी कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारत के किस मतलब कि संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 76 में। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को इन्हीं से रिलेटेड एक और आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 88। ये क्या है, तो देखिए आर्टिकल 88 के अंतर्गत भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, और लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो 88 इनकी शक्ति से रिलेटेड है, जबकि 76 में इनके बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यदि हम बात करें यशवंत कुमार सिन्हा की, जो कि हाल ही में भारत के नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, जबकि चुनाव आयुक्त ये तो सुशील चंद्रा है, आप सभी जानते हैं। अगला है, हाल ही में साउथ अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल सुनाई गई है, तो ये सुनाई गई है जैकब जुमा को। जैकब जुमा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये रहे हैं साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। ये भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि इनकी जब जांच चल रही थी और इनकी जांच कर रहे जो मुख्य न्यायाधीश है, जिनका नाम है रेमंड जोंडो, इनकी अदालत में ये पेश नहीं हुए थे, जिसके कारण इन्हें अदालत की अवमानना के कारण ये सज़ा सुनाई गई है 15 महीने की। तो अब यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की, इसकी 3 कैपिटल है। कौन कौन सी है, प्रिटोरिया, केप टाउन और एक और है जिसका नाम है ब्लोमफोंटेन। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। अब हम साउथ अफ्रीका से ही रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका से ही जो चीते हैं ये लाए जाने हैं भारत में। भारत के मध्य प्रदेश में जो श्योपुर जिला है, श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में इसे बसाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं बोत्सवाना, इसी बोत्सवाना में हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये पाया गया है। मैंने आप लोगों को एक रिवर का नाम याद करवाया था, दैट इज़ लिम्पोपो रिवर, जो कि इसी साउथ अफ्रीका से निकलती है और इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में जाकर के समा जाती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मध्य प्रदेश की जो माही रिवर है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी से ताज़ा बर्मीज अंगूर का शिपमेंट किस शहर को किया गया है, तो ये भेजा गया है दुबई को। बर्मीज ग्रेप्स, खास बात यह है कि ये जो ग्रेप्स है ये विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है। इसे असमिया भाषा में लेटेकू भी कहा जाता है, और इसका जो सप्लाई किया गया है ये अपेडा के माध्यम से किया गया है। अपेडा है क्या, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में ही बताया गया है, और इसका सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया गया है दुबई को, जो कि यूएई का एक शहर है। यदि हम बात करें असम की राजधानी दिसपुर, हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका नाम क्या है, हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम से सबसे ज़्यादा चर्चे में रहे हैं नेशनल पार्क, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर असम का 6वां और 7वां नेशनल पार्क इसकी घोषणा की गई। तो हम 7वें नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, मानस, डिब्रू साइखोवा, 6वां बना रायमोना और 7वां बन गया है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर डे ये कब मनाया गया, तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हमने जिस परिस्थिति का सामना किया है बीते महीनों में, इसमें डॉक्टर की भूमिका ये हमें देखने को मिली है, और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए जो भारतीय चिकित्सा संघ है इसके द्वारा प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, चिकित्सकों को सम्मानित करने के लिए और हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को समझाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन की यदि हम बात करें कि 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनका जन्मदिन भी आता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1982 को इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं की स्मृति में 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। साथ ही
चार्टर अकाउंटेंट डे, ये भी 1 जुलाई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। भारतीय वायुसेना में कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई हैं माव्या सूदन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये 23 साल की हैं और भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट के रूप में ये शामिल होंगी। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अब यदि हम जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड अन्य महिलाओं की बात करें जो कि चर्चा में रही हैं, पूजा देवी, ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनाई गई हैं। साइमा उमैद, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी। जबकि आयशा अजीज़, ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, उम्र है 25 साल। ये भी जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर अज़गाबाद था, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, FATF की ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, पाकिस्तान तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी ऑप्शन में जो आपको नाम दिख रहे हैं, इनमें से किसे शामिल किया गया है, इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। शेरो शायरी तो बिल्कुल किसी को नहीं करनी है, और मैं सबके कमेंट देखती हूँ इसलिए कह रही हूँ। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।